हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये मनाज़र स्पेनिश सिनागोग के हैं जो कि प्राग शहर के जूश क्वार्टर में वाक़या है। इस सिनागोग में एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है और ये सिनागोग यूरोप में रहने वाले ज्यूज़ और ख़ास तौर पर चेक रिपब्लिक में रहने वाले ज्यूज़ के लिए बहुत अहमियत का हामिल बहुत मुक़द्दस है। यहाँ पर आना और शूट करना मेरे लिए आसान काम नहीं था। मैंने इसके लिए इंतज़ामिया से इजाज़त ली और मुझे हर मौका पर एक मजहबी मकाम की हुर्मत और इज़्ज़त का ख्याल रखना पड़ा। इन शॉर्ट आई हैड टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड केयरफुल टुवर्ड्स एवरीथिंग व्हाइल आई वाज फिल्मिंग इन द सिनेगॉग। इस वीडियो में मैं आपको ज्यूश रिलीजन से मुतल्लक मालूमात देने की कोशिश करूँगा और ख़ास तौर पर सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान जर्मन नाज़ी डिक्टेटर हिटलर की जानब से ज्यूश कम्युनिटी पर डाले जाने वाले मज़ालम की तफसीलात भी बताऊँगा। अगरचे मैंने आपके लिए ये वीडियो काफ़ी लिमिटेशंस के साथ बनाई है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक मालूमात पहुँचाऊँ और साथ ही साथ एक रिलीजियस प्लेस के तक़द्दुस का भी ख्याल रखा जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, अब हम अपने दिन का आगाज़ करने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ सेंट्रल प्राग में। तो जाने से पहले आप जब भी किसी सिटी में जाते हो, स्पेशली जहाँ पे पहली दफ़ा जा रहे हो, तो मेक श्योर करें जब आप जाते हैं तो उस सिटी का सेंटर का आप एक मैप लें। जहाँ जब आपने जाना है उन जगहों को मार्क करें। एक छोटी सी बुक अपने पास रखें जिस पे लिख लें और फिर उनको आप गूगल में या आपके पास वो ट्रेन का मैप है, बस का मैप है, तो उसके साथ जो है ना वो आप अपना सारा प्लान करें कि मैंने किधर जाना है, कौन से कहाँ से मैंने बस लेनी है, ट्रेन लेनी है। तो सारा एक अपनी डेफिनेटली ये नहीं कि आपने 100% आपको पता चल जाता है, लेकिन आप एक अपना प्लानिंग ज़रूर करें कि मैं किधर जाना है और कैसे जाना है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे आपको हेल्प होती है वो गूगल से भी देख लें या वर्बली किसी से पूछ लें। तो अब निकलता हूँ मैं आज के लिए। मैप भी साथ में रख लिया है, मैंने प्लानिंग भी किया, मैंने किधर किधर जाना है। अभी मैं डिटेल तो नहीं बताऊँगा, लेकिन जब इंशाल्लाह चलते हैं तो वहाँ देखते हैं। होपफुली जो जो प्लेसेस मैंने डिसाइड किए हैं वो वर्थवाइल होंगी कि उनको देखना और उन पर अपना टाइम स्पेंड करना। तो अभी निकलते हैं। ट्रेन का पास मेरा कल का लिया हुआ 24 आवर चलेगा वो है, तो उसको यूज़ करते हैं। जी, ये ट्राम से अभी उतर चुके हैं हम और ये जा रहे हैं हम। बेसिकली स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज का दिन वो ओल्ड टाउन जो जहाँ पे जूश उनके पुराना कल्चर है। जूश क्वार्टर में आ चुके हैं। ये यहाँ पे ओल्ड जूश टाउन इसको बोलते हैं, ये जूश लोगों का इधर एरिया है। और ये एक जो आप मेटल का स्टैचू देख रहे हैं ये फेमस ज्यूश नॉवलिस्ट था जिसका नाम था फ्रांज काफ्का। तो ये उसका स्टैचू है और लोग इसकी टांग को टच करते हैं तो ये बिलीव किया जाता है कि इट्स अ सिंबल ऑफ गुड लक। ये मेरे सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, मैंने अभी बात कर रहा था सिक्योरिटी वालों से, सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा था। तो ये स्पेनिश सिनागोग है। ये अगर मैं बता सकूँ तो स्पेनिश सिनागोग है। तो ये बड़ा काफ़ी पुराना है, बहुत पुराना है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी दीवारों पे जो निशान लगे हुए हैं ना, बुलेट्स के निशान है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में इधर अटैक होते थे तो ये गोलियों के निशान है। तो अभी तक इन्होंने वो निशान मिटाए नहीं है। ये बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। मैं आपको साइड पे होकर बताता हूँ। ये इनकी बुलेट्स के निशान है और ये उन्होंने ख़त्म नहीं किए हैं, उनको पेंट कर दिया। तो अभी तक उधर के निशान है वैसे ही। तो इनका जो बड़ा ये सारा टाउन था, ओल्ड टाउन का एरिया, ये उसको ज्यूश गेटो बोलते थे। गेटो मीन्स जो इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा इलाका जहाँ पे मिनॉरिटीज़ को आप अलग करके मेजॉरिटी से रखते हैं कि ये कमतर लोग हैं। तो ये उस वक्त की बिल्डिंग है सारी। तो इधर अंदर म्यूजियम भी है। ये भी है कि इधर जो हिटलर था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, एक तो पोलैंड में उन्होंने कैंप बनाया हुआ था जहाँ पे लोगों को मारते थे, तो इधर भी उन्होंने बड़े लोगों ज्यूश लोगों को मारा है और अंदर चैम्बर्स बनाए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या। सो मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें
उधर फिल्म बनाने की, लेकिन आई हैव टू बी केयरफुल विद रिस्पेक्ट, क्योंकि एक रिलीजियस जगह है। और ये नहीं कि मैं हर जगह अपना कैमरा निकाल लूँ। जो भी मैं बनाऊँगा मुझे पहले जो मेरे उधर बंदे होंगे उनसे पूछना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, और परमिशन के साथ। अगर वो परमिशन देंगे तो मैं चीज़ें उसको मैं फ़िल्म बनाऊँगा, उसकी नहीं तो आई हैव टू रिस्पेक्ट। बल्कि मैं ये बाहर भी जो बना रहा हूँ, मैंने सिक्योरिटी वाले से पूछा कि भाई इट्स ओके कि अगर मैं छोटा सा क्लिप लो, कहता है हाँ छोटा सा ले लो, ज़्यादा नहीं। तो अब अंदर चलते हैं टिकट लेके। वो बता रहा है 400 चेक करोन की टिकट है, सो इक्वल 16-17 पाउंड की बनती है यूके मनी में, पाउंड में। तो इतनी महंगी नहीं है। तो अंदर जाते हैं, देखते हैं। ये जो हम लोग देख रहे हैं चीज़ें मुख्तलिफ कुछ ये थोड़े कपड़े पे कुछ बनी हुई हैं, कुछ डेकोरेशन, हम डेकोरेशन पीस तो नहीं कहूँ, कुछ बर्तन टाइप हैं रिलीजियस जो इम्पोर्टेंस की हमारे लिए तो देखने में ये आम सी लगती हैं। बुक्स हैं, कुछ राइटिंग्स में इनको, इनकी जो मज़हब में इनका एक ख़ास नाम है जुडाइका। जुडाइका बेसिकली कलेक्शन किसी किस्म लिटरेचर है, कोई कस्टम है, कल्चर है जो ज्यूज़ की है ना, वो उसको जुडाइका बोलते हैं एज अ होल, जिसमें बुक्स भी हैं, आर्टिफैक्ट्स भी आ जाते हैं। जैसे अगर इनके फिर पर्टिकुलर नाम है उनकी हेब्रू लैंग्वेज में। तो जब ये इबादत वाला है जहाँ पे तौरात यानी टोरा पड़ी होती है, उधर कुछ चीज़ें हैं, कैंडल है, उस कैंडल का एक ख़ास नाम है। यहाँ पे एक छोटी सी स्टिक पड़ी है, उस स्टिक का एक ख़ास नाम है। फिर एक वो छोटा बॉक्स सा बना होता है मेटल का छोटा सा, तो उस बॉक्स का एक ख़ास नाम है। अगर उसको सर्च करें तो आपको पता लगेगा। तो इन सब को जुडाइका बोलते हैं। तो ये जो जितने जुडाइका आप देख रहे हैं डिस्प्ले में, तो ये बड़े हिस्टोरिकल हैं, बड़ी इंपॉर्टेंस है इनकी, ये जूश लोगों के लिए बड़ी मुकद्दस है। इसी तरह एक और चीज़ इनके मज़हब में द 7 स्पीशीज़ ऑफ जुडाइका, जिसमें कि वो जी 7 चीज़ें हैं खाने पीने की जो इनके मज़हब में बहुत अहम है, जिसमें 2 ग्रेन्स है, 5 फ्रूट है, वीट है, बार्ले है, और अनार आता है, अंगूर आता है, खजूर आती है, और ओलिव ये जो जैतून आता है। तो ये जी इनके है। अगर हम ज्यूश रिलीजन को ज़रा थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो इनके भी जो इनकी वो किताब है टोरा, जो होली बुक है, उसमें 613 उसको कमेंडमेंट्स कह लें, लेकिन इनका खास वर्ड है मिट्सवा बोलते हैं। मिट्सवा जो होता है वो मतलब है 613 इनकी कमांडमेंट अहकाम है, जिनमें से 248 है वो पॉजिटिव्स हैं, यानी जो कि वो करने होते हैं, और 365 ऐसे हैं नेगेटिव जो कि नहीं करने हैं। तो ये इनके अहकाम है, उनको बोलते हैं कमेंडमेंट्स। तो जिनमें से 10 वो बड़े अहम है, जो कह ले बेसिक, यानी अगर वो ना किए, अगर उसमें से कोई बंदा वायलेट करता है तो वो फिर मज़हब से खारिज हो जाता है। सो 10 कमेंडमेंट, जिससे आपने देखा वो फिल्म भी बनी हुई थी। तो वो चीज़ है इनके रिलीजन में। और फिर इनका एक और है टलमूड, वो इनके जो ज़िंदगी के मसाइल होते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के, उनकी जो तालीमात है, उनके बारे में जो इल्म को कहता है। तो ये तो है कुछ ऐसे मैं बता रहा हूँ। बाकी इनकी पूरी डिटेल में है ज़िंदगी के मामलात, हर चीज़। जिस तरह मुसलमान जैसे हमारे अहादीस हैं, कुरान है, फ़िक़्ह है, और हर चीज़ हमारा यानी हम फतवा भी ले लेते हैं, दे देते हैं, यानी हर चीज़ का ज़िंदगी का मामलात अकॉर्डिंग टू इस्लाम में उस मसले का हल है। तो सेम चीज़ ये ज्यूश लोग भी, इनके भी हर जो ज़िंदगी के मसाइल हैं अपने, इनको अपनी जो मजहबी तालीमात है उसके अकॉर्डिंगली ये भी सॉर्ट आउट करते हैं चीज़ों को। तो इनका भी डेप्थ में रिलीजन है। और ये इनके वो जो होते हैं रिलीजियस बंदा, उसको रबी बोलते हैं, और वो उसकी भी किस्में हैं, उसके भी वो दर्जे होते हैं। तो ये काफ़ी इनके रिलीजन में चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़ा डीपली ये लोग अपने, और बड़ा सीरियस ये लोग अपने लेते हैं रिलीजन को। जो ज्यूश लोग हैं इनके स्कूल भी अलहदा होते हैं, ये आम स्टूडेंट के साथ नहीं पढ़ते हैं। इनके वो जो फेथ स्कूल होते हैं मजहबी, वो तालीम भी लेते हैं, साथ में दुनियावी वो दूसरे लोग भी देखते हैं। तो ये जो ज्यूश लोग हैं ये अपने जो रिलीजन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा। ये जी स्क्रीन लगी हुई है इधर, तो पुरानी जो इनकी पिक्चर है वो इसमें चला दिखाते हैं, जो इनके सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो कैंप बने हुए थे इनके, तो काफ़ी उससे रिलेटेड ये पिक्चर।
जी, ये ज्यूश रिलीजन में ऑफ कोर्स सिनागोग उनकी इबादतगाह को कहते हैं। और ये जो लफ्ज़ सिनागोग जो बना है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका सुनागवा समथिंग लाइक दिस है, और उसके मतलब होते हैं असम्बली। बुनियादी तौर पे ये जो सिनागोग होता है, ये ज्यूश ये नॉट ओनली कि इनके लिए कोई इबादतगाह है, एक कम्युनिटी सेंटर भी है। क्योंकि ज्यूश जो मज़हब है ना, इसमें एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांगली फोकस किया जाता है एक स्ट्रांग कम्युनिटी पे। ये भी मुसलमानों की तरह इनमें शादी को बहुत अहमियत दी जाती है। तो ये मुसलमानों की तरह इनके भी एक स्ट्रांग कम्युनिटी पे इनका फोकस होता है। तो ये थोड़ी एक जस्ट जनरल सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे को थोड़ी बहुत पता थी, तो मैंने ट्राई किया कि इसको मैं ज़रा आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो बाकी आप रिसर्च करें, देखें तो काफ़ी आप इस रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये भी इनका गेम काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है इनका, जो मराठे चेकोस्लोवाकिया 1918 टू 1938। तो ये हिस्ट्री लिखी है और ये पिक्चर्स हैं इनके हिस्ट्री से रिलेटेड लोगों की। तो मैं एक बिल्डिंग का व्यू लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा कैमरे को अपने बॉडी के साथ रखा हुआ है, मैं ज़्यादा दूर पूरा अच्छा एंगल नहीं बना सकता हूँ, और आवाज़ भी मेरी आहिस्ता है, क्योंकि उसने कहा था कि आप प्लीज़ थोड़ा केयरफुल हो के। तो ये है कि ये जो बिल्डिंग जहाँ पे है, इसको स्पेनिश टाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पेनिश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से मुतासर होकर बना हुआ है, जो कि 13th से 16th सेंचुरी तक स्पेन में यूज़ होता था। ये सारा सिनागोग का, पहले नीचे से ऊपर आए थे हम, तो मैं ऊपर से बालकनी से मैं ले रहा हूँ। तो ये इधर भी बेंचेस लगे हुए, लोग बैठ के अपनी इबादत करते हैं। तो ये मैं सारा इनका छत है उसका मैं ये ले रहा हूँ, वो जो एक गुम्बद नुमान में बनाया हुआ है। ये भी इधर मैं इनके मज़ीद ये इन्होंने बनाए हुए हैं, जो इनके वो डिस्प्ले हैं, जिसमें कि इनकी वो जो मशहूर बंदे जिन हिस्ट्री इन्होंने पूरी अपनी बयान की है। और ये कुछ लेटर्स भी हैं, वो जो एक पासपोर्ट भी किसी पुराने पायलट का पड़ा हुआ है, इस तरह की चीज़ें हैं। ये कुछ को लेटर है किसी ज़बान में लिखा, तो ये काफ़ी हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें हैं इधर इनकी, और वो हैं इधर। और ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, ये कपड़े वर्दियाँ, ये क्या है ये मैं देख रहा हूँ जी। ये हैं जी, हाँ जी, ये मेडल्स हैं, टोपी हैं, कुछ लगता है ये मिलिट्री यूनिफॉर्म है, ये जो होता है ये बस्ता है उसका। ये कुछ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखा है, इंस्ट्रक्शन टू सोल्जर। हाँ जी, ये कोई किसी फौजी की है। ये ट्राउज़र है, ये बैग है, ये उसके पुराने कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं आई थिंक। और ये हंजर पड़ा हुआ है, ये काफ़ी, ये वॉच है पुरानी, वो जो कंपस जिसको बोलते हैं, ये वो है पुराना बस्ता, टोपी, मेडल्स है। तो ये किसी ज्यूश रिलेटेड सोल्जर की चीज़ें हैं। यहाँ पर मौके की मुनासबत से मैं कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। ये ज्यूश पॉपुलेशन का यूरोप में, और ये हिटलर ने जो मामलात किए। तो मैं बात शुरू करूँगा जब हिटलर 30 ऑफ जनवरी 1933 को जर्मनी का चांसलर बन गया। ये कैसे बना, क्यों बना, क्या उसने किए, क्या चक्कर चलाया, वो एक लंबी स्टोरी है, वो मैं इंशाल्लाह उस पर सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं हम अपनी बात यहाँ तक रखते हैं। तो जिस वक्त वो चांसलर बना, तो उस वक्त जर्मनी की हालत, मुआशी हालत बहुत बुरी थी, बिल्कुल फैक्ट्रियाँ बंद थी, यानी समझे लोग, दुनिया भूखी मर रही थी, बिल्कुल ये साफ था।
और उसने जब वो पहले भी बनने से अपना आने से पहले भी वो ज्यूश को अपना सारे मामलों का जिम्मेदार कहता है ये ज्यू जो बिजनेसमैन है, ये जो बैंकर्स हैं, इन्होंने ये जर्मनी की ये हालत की है कम्युनिस्टों के साथ मिलकर वगैरह वगैरह। तो उसने ऑलरेडी एक माहौल बनाया था लोगों के दिमाग में। जब चांसलर बन गया तो मज़ीद उसने इस चीज़ को इंटेंसीफाई कर दिया, बल्कि यहाँ तक कि उसने 1-2 साल में जब आते ही वो कवानीन ऐसे बना दिए ज्यूस के खिलाफ कि जी ज्यूश लोगों की जर्मन शहरियत ही कैंसिल कर दी। फिर से रिव्यू करेंगे, देखना पड़ेगा ये जर्मन है भी कि नहीं है। फिर जर्मन लोगों पे पाबंदी लगा दीजिए कि ये जूश से शादी नहीं कर सकते, ना कोई मर्द ना औरत, इस तरह की चीज़ें, कारोबार का बाइकआउट और भी बहुत सारी इन पर पाबंदियाँ लगा दी, तो इनको मार्जिनलाइज करना शुरू कर दिया। और फिर 1938 में इसने वो उस पर ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर लिया। वो बोले नहीं है, उसके सामने किसने बोलना था। फिर नेक्स्ट ईयर इसने चेक रिपब्लिक पे कब्जा कर लिया सारे पे 1939 में। जब उधर कब्जा किया तो इसने उधर के ज्यूश को भी जहाँ जहाँ कब्जा होता था फिर ज्यूश को जो मार्जिनलाइज करना शुरू कर देता। तो इसने बहुत बड़ा एक गेटो, एक एरिया मखसूस का ज्यूश के लिए बना दिया। ये प्राग से बाहर ही थोड़ा सा टेररिज्म। तो यहाँ तक कह दिया यहूदियों को कि जी वो अब अपना वो जो स्टार ऑफ डेविड है वो पहना करें ताकि वो विजिबल हो दिखने में कि ये ज्यूश है। और उन पर भी पाबंदियाँ, क्योंकि कब्ज़ा उधर भी हो गया। फिर पूरे यूरोप से हंगरी, ऑस्ट्रिया, वो तो ऑलरेडी इसके मातहत आ चुके थे, वो कब्ज़ा तो नहीं किया, लेकिन उनकी हुकूमतों ने हिटलर की वो मान ली कि हम आप हमें कुछ ना करना, हम आपकी बात मानेंगे। वो यानी इसकी हमायत कर दी उन्होंने। तो वो जनाब सारे उधर से ज्यूस को इधर प्राग में लेके आ गए, जर्मनी से भी ट्रेनें में, और प्राग में वो इकट्ठा कर दिया। तो चेक रिपब्लिक में 1,20,000 के ज्यूस था जो सारे इकट्ठे करके उधर इन्होंने प्राग में इकट्ठे किए। और फिर आगे से जब 1 सितंबर 1939 को सेकंड वर्ल्ड वॉर का बाकायदा आगाज़ हो गया तो हिटलर ने उस पर हमला कर दिया पोलैंड पे। तो जब पोलैंड पे हमला किया तो फिर ज़ाहिर सारा कब्ज़ा हो गया उनका। फिर 1941 में उन्होंने एशविज के मकाम पे, कोराकोव सिटी है जो पोलैंड का, उधर एक डेथ कैंप या कंसंट्रेशन कैंप बना दिया। तो फिर ये कहते हैं जितने ज्यूस उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे ना प्राग में, क्योंकि ये इन्होंने ट्रांजिट पॉइंट में इधर से पकड़ के उनको सारे उधर ले गए। और उन ज्यूस में से जो औरतें मर्द जो ज़रा यंग थे, तंदुरुस्त थे, उनको फोर्स लेबल बना दिया, यानी वो मुफ्त में काम कराते थे फैक्ट्रीज में। वजह ये थी जब जंग शुरू हो गई तो सारे जो जर्मन मर्द थे वो तो लड़ने उन्होंने पहुंचा दिए बॉर्डर्स पे। पीछे उनकी औरतें फैक्ट्रियों में काम करती थी और वो 24 आवर इनकी फैक्ट्रियाँ चलती थी, जहाँ पे टैंक तो ये इनकी हैवी जो मशीनरी होती है, जो गाड़ियाँ, वो बनती थी। ये असले की जो फैक्ट्रियाँ थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये वो वेपन जो बनाते थे। तो फिर जनाब ये जो, क्योंकि फिर भी कमी इनको थी, मैन पावर नहीं थी इनके पास, फिर ये जो फोर्स लेबर थी या ज्यूइश और दूसरे रोमा कम्युनिटी के लोग, मोस्टली ज्यूइश थे, तो इनको फिर वो फोर्स लेबर करते फ्री में, बस थोड़ी सी रोटी देनी, काम कराना, और उसमें अगर मर भी जाते हैं कोई तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है, काम करवाते थे उनसे फ्री में। और वो भी काम करते थे कि अगर काम ना किया तो मर जाए, मार देंगे ये। तो ये इनके साथ वो हिटलर ने इस तरह का ये सलूक किया। तो जब 1945 को मई में हिटलर ने खुदकशी की तो ये वार एंड हुई। जब रशियन फोर्सेस वो चेक रिपब्लिक में आई और अलाइड फोर्सेस भी, अमेरिकन भी थे, ब्रिटेन भी थे, सब ने मिलके तो फिर ये जो एशविज का वो था जो डेथ कैंप, उसको वो आज़ाद कराया। तो उधर से जो बंदे बचे थे वो तकरीबन जिंदा, क्या थे बेचारे, जिंदा लाशें थी वो। फिर वो उनको उनमें से, यानी ये 80,000 जो ज्यूस थे ना, 1,20,000 में से 80,000 वो मर गए थे, उधर ही मार दिए थे उन्होंने। 7,000 कुछ इस तरह ज्यूस बाकी बचे थे। तो ये सारा जो मैं आपको बात किया, ये इसका क्रोनोलॉजिकली इधर आप देखते जाएं, इस म्यूज़ियम में उन्होंने वो चीज़ें बताई हैं। तो ये इनकी कोई मोटी मोटी हिस्ट्री है। बाकी इस पे मैं फर्दर बनाऊंगा एक तो और वीडियो, सेकंड वर्ल्ड वार पे, हिटलर पे, कि हिटलर कैसे पावर में आया, क्या करता था, उसके मंसूबे क्या थे, फिर उसका डाउनफॉल की क्या रीज़न हुई, ये सारी, क्योंकि ये छोटा सब्जेक्ट नहीं, ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, पूरी आपको हिस्ट्री कवर करनी पड़ती है यूरोप की। ये एक थोड़ा सा मैं और चीज़ मेरे नज़र में आई है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये इनके ये लिखी हुई हिस्ट्री, जो इसको टेररिज्म बोलते थे, ये जो गेटो था ये बना हुआ इधर इनका ज्यूश का, ये इसकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है इन्होंने। और ये जो जैसे वो रहते थे, अगर मैं दिखा सकूं इसको, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा करीब करने की, कि किस तरह देखें उनका फर्नीचर है, बेड्स हैं,
और ये गेट मैप भी है कि ये पूरा एरिया उन्होंने सील किया होता सिर्फ कि इन लोगों को एक इलाके में यानी वो धकेल दिया हुआ था कि बस इनको इधर ही मार देना है, तो इनको अलाउ नहीं था निकलना भी कहीं। तो ये सारे उस रिलेटेड चीज़ें हैं, कोई पिक्चर हैं बच्चों पर, काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये उसके मुताबिक है। जी ये स्पेनिश सिनागोग का हमने टूर ख़त्म कर लिया है और मैं अब हम जा रहे हैं दूसरे सिनागोग की तरफ। तो ये मैं बताता चलूँ, आई डिड ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छी से अच्छी अंदर वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन जैसे मैंने बताया था पहले आपको कि लिमिटेशन के साथ मैं कैमरे को इतना वो एक्सटेंड नहीं था कर सकता, क्योंकि वो एक मुकद्दस जगह है। तो वो बड़ा मैंने उसको जैसे मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई थी मैं उसके मुताबिक बनाई, लेकिन आई डिड ट्राई माई बेस्ट। तो उम्मीद है आपको काफ़ी से हेल्प मिलेगी मालूमात और हिस्ट्री वगैरह के मुतल्लिक़ जानने में। तो अब हम दूसरे जा रहे हैं जी, पिनकस सिनागोग। तो ये बेसिकली हॉलोकॉस्ट का जो म्यूज़ियम है, मेमोरियल उनकी। हॉलोकॉस्ट आपको पता है कि उसको कहते हैं जहाँ पे कि ये नाजी हिटलर वगैरह के लोगों ने ये ज्यूश लोगों को मार दिया था। तो उनमें सरफ़हरिस्त एश्विट्ज़ का था जो पोलैंड में है, इसके अलावा और भी बहुत सारे थे। तो ये उनकी मेमोरियल में उन्होंने बनाया है। और अंदर चलते हैं, हम देखते हैं। हम एंटर अंदर हो चुके हैं और ये पिंकस सिनागोग में हम आ गए हैं। और इधर जी एक चीज़ वो इन्होंने बताया कि इनकी शर्त है कि जो भी अंदर जाएगा सर पे एक टोपी रखनी पड़ती है। ये जूइश कैप, इसको किपा या माका बोलते हैं, और ये आपको पहननी पड़ती है। तो हमने पहन ली। इधर जो दीवार आप देखेंगे, दीवारों पर नाम लिखे हैं। ये विक्टिम के नाम है जो कि 80,000 के करीब लोग हैं जिनका के मार दिया गया था हॉलोकॉस्ट के दौरान। चेक रिपब्लिक के ज्यूज थे, तो उनके नाम दीवारों पे लिखे हुए हैं। और ये बैकग्राउंड में मैं कुछ देर के लिए खामोश रहता हूँ। एक वो मजहबी किस्म का सैड वो सॉन्ग ही कह लें वो बोल रहे हैं, शायद जिदिश या हेब्रू में। मैं ज़रा आपको सुनवाने की कोशिश करता हूँ। जी आपने देखा कि वो पीछे आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ये इधर पिक्चर्स बड़ी महदूद किस्म की, कई ऐसे स्पॉट थे जहाँ पे लिखा था कि पिक्चर नहीं ले सकते, तो मैंने नहीं ली है। वो कुछ ऐसी मनाजर थे जो नहीं देखने के काबिल, या आप कहते हैं कि नहीं दिखाने, वो नहीं ली। तो ये दीवारों पे जो इधर के ज्यूश थे ना, चेक रिपब्लिक के 80,000 उनके जी नाम लिखे हैं। और सारे मार दिए थे उन्होंने, उनके नाम, डेट ऑफ बर्थ बल दिए। कुछ चंद बचे थे, बाकी 85% मार दी थी पॉपुलेशन। और इस कमरे में आए हैं, इस पोर्शन में। इधर जी वो जो पेंटिंग्स आपको नज़र आ रही हैं पेपर पे हुई हैं, ये बच्चों की पेंटिंग्स हैं जो ज्यूश बच्चे थे। ज़ाहिर उन्होंने तो पूरी पूरी फैमिली को इकट्ठा कर दिया था। और जो कैंपों में बच्चे थे, तो बच्चे के फिर बच्चे भी मार दिए उन्होंने। चंद 100 बच्चे बचे थे जब वार ख़त्म हुई। तो ये सारे बच्चे उन्होंने एश्विट्ज़ में मार दिए थे। बाकी तो बहुत सारे कैंपों में मर गए थे, उनको ना खाने को मिला ना कुछ। और ये उनके बच्चों की पेंटिंग्स हैं, ये जो कैंपों में थे। और एक आप आपको बात बताऊँ, ऑश्विट्ज़ का था पोलैंड में कैंप। उधर एक जर्मन डॉक्टर था जोसेफ मेंगले, वो बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करता था। उनको गलत दवाई दी कि मर जाएंगे तो महर कौन सा फ़र्क पड़ता है। तो वो बच्चों पे, बड़ों पे वो तजर्बे करता था दवाइयों के, कि ये बच्चों पे यानी गिनी पिग बनाया हुआ था उनको, ये मर भी जाएंगे तो कोई नहीं। तो ये उन बच्चों की पेंटिंग्स है जी। अब हम ये कब्रिस्तान में आ चुके हैं। इसको ओल्ड जूज सेमेट्री बोलते हैं। और ये जो कब्रिस्तान बना हुआ है जूश रिलीजन वालों का, ये यूरोप का सबसे पुराना है। ये सन 1500 में ये बना था और ये बहुत पुराना है। और मैं एक ये बात भी बताऊं कि ज्यूश लोग भी मुसलमानों की तरह अपने जो बंदा मर जाता है उसको ज़मीन में दफनाते हैं, और हमारी तरह वो कफन पहनाते हैं। बाकी उनकी कुछ अलग रस्मत होती हैं, लेकिन वो भी ये बंदे को दफन करते हैं जैसे क्रिश्चियन लोग भी करते हैं और ज्यूश लोग भी। और इधर ये काफ़ी पुराना ज्यूश कब्रिस्तान है। आप देख सकते हैं कि ये जहाँ से 15,000 से ज़्यादा कब्रें हैं। और आप इसके कब्रों के कत पे जो टॉम स्टोन है वो देख सकते हैं कि कितने कितने पुराने हैं। पता चलता है उनकी हालत से कि कई कई 100 साल पुराने हैं। तो बड़ी बड़ी पुरानी कब्रें हैं।
इनकी। और ये ओल्ड टाउन ऑब्वियसली वो चर्च के पिलकासोवा म्यूज़ियम से निकलेंगे तो साथ में ही है बिल्कुल। तो ये काफ़ी पुराना है, ये भी ज्यूश क्वार्टर में वाक़ ऑफ कोर्स। और इधर जी एक सबसे इनका जो बहुत बड़ा एक रबीउ है 16th सेंचुरी में, इसको जूडा लोई बेन बिज़लाल इस तरह का नाम है उसका, लेकिन उसको महारल बोलते थे। उसका एक जो एक तखल्लुस था वो जी प्राग में चीफ रबी रहा पूरी उम्र। इनका मजहबी बहुत बड़ा वो स्कॉलर भी है, रबी भी है। तो उसकी कब्र भी इधर ही है और वो भी इधर है। और इनकी एक रस्म ये भी है, रस्म नहीं कि जो अगर आप विज़िट करते हैं कब्रिस्तान में तो छोटा सा पत्थर वो कब्र के ऊपर रख देते हैं वो साइड पे, कि इसका मतलब है कि ये लोग मैंने विज़िट किया। तो ये एक इनका बना है। इधर हॉलोकॉस्ट के जो बंदे हैं उनकी कब्र नहीं है क्योंकि उनकी तो डेड बॉडी नहीं थी मिली। तो ये उन लोगों की कब्रें इधर नहीं है। जी मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको ये प्राग सिटी में वाक़या ओल्ड ज्यूइश टाउन का ज़्यादा से ज़्यादा आपको विज़िट कराऊं। और ये जो हमने सिनेगॉग विज़िट किए हैं, स्पेनिश सिनेगॉग, और ख़ास तौर पे जो हॉलोकॉस्ट मेमोरियल बनी है पिंक सिनेगॉग में, उसको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है उसकी फ़िल्मिंग करके आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। अब चलते हैं जी हम अपने प्राग सिटी के दूसरी जानब जो कह सकते हैं न्यू सिटी है जो सारा प्राग सिटी का, और उधर हम दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। उनकी ये जो मिस्टर स्क्वेयर्स हैं और काफ़ी और चीज़ें, अगर चलते हैं तो देखते हैं जी आप प्राग सिटी को भी।